जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एलोपैथी की दवाइयां कैसे नुकसान करती हैं, कितना नुकसान करती हैं, इसकी हम राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में लगातार बात कर रहे हैं। आपने इसकी विस्तृत वार्ता सुनी। हमने बात की एलोपैथी की दवाई कैसे लीवर फेल करती है, कैसे हार्ट फेल करती है, कैसे एलोपैथी की दवाई सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है, कैसे एलोपैथी की दवाई शरीर के हर अंग के ऊपर नुकसान देने का काम करती है। हमने बात की कि एक सामान्य दवा जो हम बुखार की दवा लेते हैं, एलर्जी की दवा लेते हैं, एसिडिटी की दवा लेते हैं, वो कैसे मारने का काम करती हैं, इन सब की हमने बातचीत की। अब हम बात करते हैं ऐसी दवाओं की जो एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं, वो किस प्रकार से व्यक्ति की हत्या करने का काम करती हैं, किस प्रकार से मारती हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। रेमोक्सिप्राइड नाम का एक साल्ट खोजा गया, अंग्रेजी की एक दवा खोजी गई। एक बड़ी कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है। 1990 में इसने रेमोक्सिप्राइड नाम के साल्ट से एक दवा बनाई और उस दवा को पूरे यूरोप में और यूके में इसको बेचना शुरू किया। रोक्जियम के नाम से ब्रांड बनाया गया, जिसके अंदर रेमोक्सिप्राइड नाम का साल्ट था, और ये कहा गया डॉक्टरों के माध्यम से कि ये दवा सिजोफ्रेनिया के लिए, या जिनको एक्यूट मेनिया है, तीव्र उन्माद है, उनके लिए रामबाण काम करती है, उसका ये बहुत अच्छा उपचार है। रिसर्च की रिपोर्ट बनाई गई कि ये दवा ऐसे बीमारियों को ठीक करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका अलग अलग तरीके से ट्रायल किया गया कि इसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद जब 4 साल तक ये दवा बेची गई, तो 4 साल तक दवा बेचने के बाद ये पाया गया कि जिन लोगों ने ये दवा ली, उन लोगों में से एक बड़ी संख्या में लोगों को एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। अब ये एप्लास्टिक एनीमिया क्या है कि हमारी शरीर के अंदर जो आरबीसी हैं, हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं, वो लाल रक्त कणिकाएं या तो अपने बोन मैरो में बनते हैं। जब ये लाल रक्त कणिकाएं बनती कम है और मरती ज्यादा हैं, तो शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इसको एनीमिया हो गया। अब ये जब ये खून की कमी हो जाती है तो सबसे पहले चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, सिर दर्द होता है, थकान हो जाती है, काम नहीं कर पाते, एनर्जी का लेवल बिल्कुल घट जाता है, संक्रमण बार बार होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, कहीं नाक से, कहीं मुंह से या म्यूकस मेम्ब्रेन से कहीं से एक बार ब्लड लॉस होना शुरू हुआ तो ब्लड लगातार बहता रहता है और व्यक्ति को बुखार होता है, सिर दर्द होता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है। तो शरीर के अंदर ये जब सारे अंगों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये दवा रेमोक्सिप्राइड साल्ट की रोक्जियम दवा जो एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने बनाई, ये यूरोप के और यूके के बाजारों में जब दी गई तो ये पता लगा कि जिन लोगों ने इस दवा को खाया उनके अंदर ये सिम्टम आने शुरू हो गए, और जब ये सिम्टम उनके अंदर आने शुरू हो गए तो ये जांच की गई कि ये किसके कारण आ रहे हैं। तो पता लगा कि ये जो दवा खा रहे हैं सिजोफ्रेनिया के लिए या मनोदशा को ठीक करने के लिए, ये दवा इसका कारण है। तो जब कारण पता किया गया तो ये पता लगा कि ये दवा परमानेंट स्टेम सेल में लॉसेस करने का, डैमेज करने का काम करती है। बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं या खून कम बनने लग जाता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि इस दवा के कारण हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर की एंटीबॉडीज ही हमारी लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। मतलब एक छोटी सी दवा जिसको पहले ये कहा गया है कि ये कोई नुकसान नहीं करती, वो कितना भयंकर नुकसान कर सकती है। रोक्जियम दवा इसका उदाहरण है। दूसरी मैं एक और दवा की बात करूं जो एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट दवा है। नोमिफेंसिन नाम का एक एंटी डिप्रेसेंट खोजा गया। ये कहा गया कि ये दवा यदि कोई खाता है तो उसके शरीर में, उसके मन में जो डिप्रेशन के विचार हैं, जो तनाव के विचार हैं, वो दूर हो जाएंगे, वह अवसाद से बाहर निकल जाएगा, वह उसके मन से उदासी दूर हो जाएगी। मैरिटल और अलाइवल के ब्रांड नाम के साथ सनोफी फार्मा ने इसको बेचना शुरू किया। और बेचना कब शुरू किया? 1960 के दशक में। 1960 में लाखों करोड़ों लोगों ने इस दवा को खाया,
यूरोप में यह दवा बिकी, अमेरिका में यह दवा बिकी, भारत जैसे देशों में भी यह दवा बिकी। और जब इस दवा को लोगों ने खाना शुरू किया तो यह पता लगा कि जो व्यक्ति इस दवा को खाता है उसके अंदर भी ब्लड लॉस हो जाता है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, आरबीसी कम हो जाती हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, थकान होती है, बुखार हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, पीलिया हो जाता है, पेशाब करने का जो हमारा एक्सट्रैक्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, पेट दर्द होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, लीवर ज्यादा एनलार्ज होकर और एक दिन व्यक्ति मर जाता है। जब ऐसे केसेस आने शुरू हुए तो इसकी जांच की गई तो एफडीए ने यह पाया कि ये जो दवा जो केवल डिप्रेशन को, उदासी को दूर करने के नाम पर बेची जाती है, इससे डिप्रेशन दूर होता है या नहीं होता इस बात की कोई गारंटी नहीं है ये दवा, लेकिन एक बड़ा काम करने का, बड़ा नुकसान करने का काम करती है। इस दवा के कारण हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर परमानेंट हमारे खून के अंदर आरबीसी बनना बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं और शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता, और बीमारियों से लड़ने की बात छोड़ दीजिए, शरीर खुद जीवित नहीं रह पाता और व्यक्ति मर जाता है। आप कल्पना कीजिए 1960 में जो दवा लॉन्च की गई 1992 तक लगातार बिकती रही। 20 मार्च 1992 को जब बहुत अधिक संख्या में लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ तो इस दवा कंपनी को, फार्मा कंपनी को आदेश मिला कि ये वो दवा वापस ले ले। मतलब 30 साल तक, 40 साल तक जो दवा बेची जाती है वो उसके कितने नुकसान है, क्या क्या नुकसान है, इसका पता बहुत बाद में चलता है। कैसी गंभीर बीमारियां ये दवाइयां कर सकती हैं, और दवाई भी कौन सी दवा, सामान्य बुखार और सिरदर्द की दवा। आपने एनाल्जीन नाम की एक दवा का नाम सुना होगा जो भारत में खूब बिकती थी और एक दिन नहीं बिकी, लगभग 40-50 सालों से। हमने जो 1980 और 90 के दशक में देखा कि पड़ोस में किसी को सिर दर्द हुआ तो वो तुरंत कहता था कि एनाल्जीन ले आओ, नवल्जीन ले आओ, और पास के किसी पंसारी की दुकान पर भी वो दवा मिल जाती थी। उसके लिए किसी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती थी, और गांव का अनपढ़ व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता वो भी जानता था कि एनाल्जीन खा लूंगा तो सिरदर्द दूर हो जाएगा, बुखार है तो एनाल्जीन खा लिया, थकान है तो एनाल्जीन खा ली, चक्कर आ रहे हैं तो एनाल्जीन खा ली, काम ज्यादा हो गया तो एनाल्जीन खा ली, मौसमी बुखार हुआ, वायरल हुआ तो एनाल्जीन खा लिया। ऐसे लोगों ने एनाल्जीन खाई, और ये एनाल्जीन सामान्य बुखार की दवा कितनी गंभीर बीमारी कर सकती है इसका आप सोच भी नहीं सकते। एक बीमारी होती है, आपने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी ये रिसर्च करने से पहले उसका नाम नहीं सुना था, एग्रानुलोसाइटोसिस। ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इस बीमारी का अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये बीमारी पीढ़ियों में या तो जेनेटिकली होती है, मतलब जेनेटिकली बीमारियां वो बीमारी होती हैं जो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ऐसे चलते चलते सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जेनेटिक बीमारियां कभी नहीं मानी जाती। जेनेटिक बीमारियां मतलब ऐसी कोई खराबी जो हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में आ जाए और डीएनए और जीन्स में हमारी कैरी होकर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाए, ऐसी बीमारियों को जेनेटिक बीमारियां या आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। तो ये एग्रानुलोसाइटोसिस क्या है, ये ज्यादातर जेनेटिक कारणों से होती थी ऐसा माना जाता था, लेकिन अभी यदि हम बात करें 1996 में जब ये एलोपैथी आई तो ये पता लगा, एक रिसर्च की तो ये पाया कि 70% जो आज एग्रानुलोसाइटोसिस हो रहा है वो एलोपैथी की दवाओं से हो रहा है। ये बीमारी क्या है, बीमारी हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होती है। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या है, ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के वो सैनिक हैं, जब कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बीमारी आती है तो ये अपने हथियार लेकर उससे लड़ने के लिए आगे आ जाती है। उसके फिर अलग अलग डब्ल्यूबीसी में कैटेगरी हैं। उसी कैटेगरी में न्यूट्रोफिल नाम के हमारे एक सैनिक होते हैं जो लगातार बीमारियों से युद्ध करके हमें इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाते हैं, हमारे शरीर को ठीक रखते हैं। तो ये जो एग्रानुलोसाइटोसिस है, इसमें डब्ल्यूबीसी में ये जो न्यूट्रोफिल है इनकी संख्या कम हो जाती है, और जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है तो शरीर में तुरंत संक्रमण होता है, तुरंत शरीर के अंदर कोई बीमारी लग जाती है और तरह तरह के दूसरे कॉम्प्लिकेशन इससे आते हैं। तो एक तरीके से ये जो एग्रानुलोसाइटोसिस है ये बहुत गंभीर बीमारी है। दवाओं में पहले ये माना जाता था कि कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं ली जाती हैं उसी से ये एग्रानुलोसाइटोसिस होता है, लेकिन अब पता लगा
कि ये जो सामान्य बुखार की दवा लेते हैं इससे भी ये गंभीर बीमारी हो सकती है। हम जो एंटी थायराइड दवाएं लेते हैं उससे भी ये गंभीर बीमारी हो सकती है। हम जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, उससे ये बीमारी हो सकती है। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स लेते हैं जैसे क्लोजरिल, इससे ये बीमारी हो सकती है। मलेरिया की दवा कुनेन से ये बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसी गंभीर बीमारी जो हमारी पीढ़ियों में जो अनुवांशिक तौर पर होती थी, वैसी बीमारी देने का काम एक सामान्य एलोपैथी की गोली कर सकती है। इसके एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। सिनेपाजाइड नाम के एक साल्ट की खोज 1970 में सनोफी फार्मा की एक छोटी कंपनी है उसने की। उन्होंने जब इसकी खोज की तो खोज करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये तो हार्ट की बीमारी में दवा का काम कर सकती है। तो 1976 में उन्होंने वासोडिस्टल के नाम से इसको लॉन्च कर दिया गया। 1976 में लॉन्च करने के बाद जिनको भी दिल की बीमारी थी, डॉक्टरों ने उसको लिखना शुरू किया, डॉक्टरों ने इसको देना शुरू किया। और जब डॉक्टरों ने इसको देना शुरू किया तो ये पता लगा 1988 आते आते 12 साल में सबसे पहले यूरोप का एक देश है स्पेन। स्पेन में ये पता लगा कि ये जो दवा हार्ट के लिए लेते हैं ये हार्ट को तो ठीक थोड़ा करती है, उससे भी ज्यादा ये एग्रोनुलोसाइटोसिस नाम की बीमारी पैदा कर देती है। दिल की बीमारी में तो थोड़ी धड़कन अनियमित होती है, लेकिन ये बीमारी हो जाए तो WBC कम हो जाती है, और WBC कम हो जाती है तो शरीर तुरंत किसी भी इंफेक्शन का शिकार हो जाता है। तो स्पेन के बाजार से ये दवा हटा दी। अब स्पेन के बाजार से जब ये दवा हटा दी तो दूसरे देशों में इसकी खबरें गई, दूसरे देशों में खबरें गई तो जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो बोलते हैं उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। तो दूसरे देशों में जैसे 1992 तक कई सारे केसेस फ्रांस में आए, लेकिन फ्रांस में भी या दूसरे देशों में जब ये दवा बेची जाती थी, जब पता लगा कि ये नुकसान करती है तो फार्मा लॉबी का प्रेशर देखिए कि फार्मा लॉबी ने सरकार के अधिकारियों से कहा कि इस दवा को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ज्यादा कहते हो तो आप भी बच जाओगे, हमारी दवा भी बिकती रहेगी। आप एक लेटर लिखो कि हम इसके ऊपर ये चेतावनी लिख दें कि इससे एग्रोनुलोसाइटोसिस हो सकता है। अब फार्मा कंपनी को वहां की सरकारी एजेंसियों ने चिट्ठी लिख के कि हमने तो कार्रवाई कर दी, एक चिट्ठी लिख के उस दवा कंपनी को कहा कि आप इसके ऊपर अपना एक लेबल के ऊपर वार्निंग दे दीजिए। फार्मा कंपनी ने दवा के डिब्बे में आपने देखा होगा जब आप पत्ता देखते हैं तो उसके ऊपर आपको MRP जो मोटे फॉन्ट से लिखा जाता है, एक्सपायरी डेट जो मोटे फॉन्ट से लिखी जाती है वो बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो बारीक बारीक अक्षरों में उन्होंने जो दवा के साथ जो लेबल आता है, जिसको आज तक आपने हजारों दवाएं खाई होंगी लेकिन कभी लेबल पूरा पढ़ा नहीं होगा, वो इतने बारीक अक्षरों में लिखा जाता है जिसको माइक्रोस्कोप लेकर भी नहीं पढ़ सकते। तो सरकारों ने कहा कि आप खाना पूर्ति के लिए केवल एक वार्निंग इसके ऊपर छाप दो। तो कंपनी ने, सनोफी की कंपनी ने अपनी दवा को बेचने के लिए एक वार्निंग उसके ऊपर जोड़ दी और 22 साल तक वो दवा बिकती रही। 1992 में जब काफी लोग मरने लगे तो फ्रांस के बाजार से भी इसको वापस लिया गया। जापान में यह दवा फिर लगातार डायची नाम की जापान की जो फार्मा कंपनी है उसने ब्रेंडल के नाम से डिमेंशिया के इलाज के लिए बेची जाती रही। मतलब एक दवा एक देश में हार्ट के इलाज के नाम से बेची जाती है, दूसरे देश में वो डिमेंशिया के इलाज के नाम से बेची जाती है। खैर जापान में यह दवा बेची जाती रही। 1999 तक जापान में यह दवा बेची जाती रही। फार्मा कंपनियों का आप होल्ड देखिए, 1999 में दूसरे देशों में बंद है, जापान में फिर भी दी जा रही है। और जापान में देने के बाद 1999 में जब पता लगा कि इससे तो एग्रोनुलोसाइटोसिस होता है, जो गंभीर जेनेटिक बीमारी होती है, तो इसको पूरी दुनिया की दवाइयों से वापस लिया गया। मतलब एक दवा 1976 से लेकर 1999 तक लगातार 24 साल तक बेची जाती रही। और फार्मा कंपनियों का षड्यंत्र देखिए, स्पेन में 1988 में बैन कर दी गई, लेकिन 1988 में बैन के 12 साल बाद तक जापान जैसे देश में, फ्रांस जैसे देश में ये दवा बिकती रही। और ये जो फार्मा कंपनी है ये इतनी ताकतवर है कि ये हर देश की सरकार को अपने शिकंजे में ले लेती हैं। अब आगे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं। इसी दवा की और मैं बात करूं तो चीन में सुहाना फार्मा ने इसको इंजेक्शन के रूप में 2002 में लॉन्च किया। मतलब फ्रांस में बंद हो चुकी, स्पेन में बंद हो चुकी, जापान में बंद हो चुकी, लेकिन फिर भी फार्मा कंपनी का दबाव देखिए कि हमारी एक दवा है, इससे कोई मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें तो इसको बेचकर प्रॉफिट कमाना है।
तो चीन की सुहाना फार्मेसी ने इसको 2002 में इंजेक्शन के रूप में लॉन्च कर दिया गया। इंजेक्शन के रूप में लॉन्च करने के बाद 2010 तक चीन में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन गई। 2010 में केवल 3 महीनों में 1100 करोड़ की दवा ये बेची गई। इसके बाद चीन कि वह कंपनी जिसने इस दवा को बनाया वो बड़ी कंपनी बन गई। 2010 में यह चीन में 10वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा थी। मतलब जितने लोग दवा खाते थे हर 10वां व्यक्ति इस दवा को जरूर खाता था। तो ये फार्मा षड्यंत्र देखिए, एक दवा स्पेन में बैन है, फ्रांस में बैन है, 12 साल बाद जापान में भी बैन हो गया, लेकिन चीन में फिर भी 2014 तक 2015 तक यह खुले रूप में बेची जाती रही। अब हम बात करते हैं सामान्य बुखार की। सामान्य बुखार होता है तो हमारा शरीर संकेत देता है, शरीर के अंदर एक युद्ध चलता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कोई फॉरेन मटेरियल्स है, कोई ना कोई बाहरी विजातीय तत्व है। उस विजातीय तत्व को जब हमारा शरीर हमारे पसीने के रास्ते, मल के रास्ते, मूत्र के रास्ते, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते, उल्टी के रास्ते बाहर नहीं निकाल पाता, तो उस फॉरेन मटेरियल को, उस बैक्टीरिया को, वायरस को मारने के लिए शरीर अपने तापमान को बढ़ाता है। तापमान को बढ़ाकर पूरी ताकत के साथ हमारे शरीर की जीवनी शक्ति रोग को, दोष को, विकार को, बीमारी को, डिजीज को बाहर धकेलने की कोशिश करती है। और हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी कहती है कि ये जो शरीर के अंदर सायरन बजा है ना कि खतरा है और हमें लड़ना है, उस सायरन को ही बंद कर दिया जाए, उस सायरन को मिटा दिया जाए। तो एलोपैथी की दवाएं उस बुखार को कृत्रिम तरीके से उतारने का काम करती हैं। सामान्य तौर पर आप और हम ये मानते हैं कि हमने बुखार को कम करने की, दर्द को कम करने की, सूजन को कम करने की कोई दवा ली तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डिपिरोन नाम का एक साल्ट है, मेटामाइजोल के नाम से भी जिसको जाना जाता है, इसको दर्द के लिए, बुखार के लिए माना गया कि ये बहुत काम करता है। तो 1922 में जर्मनी की एक कंपनी ने इसको पेटेंट करवा लिया और नोवल्जीन के नाम से इसकी टेबलेट लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? आज से 100 साल पहले, 1922 में। आज 2023 चल रहा है। इसको खूब बेचा गया। रूस में इसको एनाल्जीन के नाम से बेचा गया, रोमानिया में इसको एल्गोकाल्मिन के नाम से बेचा गया, इजराइल में इसको ओप्टाल्जिन के नाम से बेचा गया। पूरी दुनिया में इस साल्ट को, डिपिरोन को, बुखार और दर्द का रामबाण इलाज बताकर 1922 से प्रचारित और प्रसारित करना शुरू किया। और ये नहीं कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी दवा है और इसको पंसारी की दुकान से भी बेचा जा सकता है, ओवर द काउंटर भी बेचा जा सकता है। और किसी व्यक्ति को ये दवा खाने के लिए किसी डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जाए अपने नजदीक की दुकान पर जाकर 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, उसमें 50 पैसे की, 1 रुपए की ये टेबलेट ले और बुखार और सिरदर्द है तो खा ले और खाकर अपने आप को ठीक कर ले। अब ये सामान्य बुखार की दवा कितनी हानि कर सकती है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये साल्ट है। एनाल्जीन के नाम से भारत में खूब बेची जाती थी। अभी 2015 में भारत में इसको बैन किया गया था। 1922 से लगातार ये पूरी दुनिया में ये बेची जाती रही। और जब पूरी दुनिया में इसको बेचा गया तो भारत में तो, क्योंकि भारत में तो आबादी बहुत ज्यादा है, कोई रिसर्च नहीं, कोई स्टडी नहीं, बुखार की किसी ने गोली खाई और उसको कोई गंभीर बीमारी हो भी गई तो कोई लिंक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में ये पाया गया कि ये दवा एग्रोनाइलोसाइटोसिस नाम का ये बीमारी पैदा करने का काम करती है, WBC कम करने का काम करती है। और साथ ही पाया गया कि ये दवा हार्ट और किडनी के ऊपर भी दुष्प्रभाव डालती है। किडनी और हार्ट के लिए ये जहर का काम करती है, टॉक्सिक इफेक्ट करती है। तो डिपिरोन को स्वीडन में 1974 में बैन कर दिया गया। स्वीडन एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव देश है। वहां पर लोगों के हित में निर्णय लिए जाते हैं और बहुत विकसित देशों में, ऊपर वाले जो 10 विकसित देश हैं उसमें स्वीडन का नाम आता है। 1977 में जब अमेरिका को पता लगा, काफी सारे केसेस आए, तो अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया। भारत में इसको 2013 में बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में 2006 में बैन कर दिया गया। ब्राजील में ये दवा 2016 तक बिकती रही। और कितनी बिकती रही कि 4,88,000 किलो दवा ब्राजील के लोग 2016 में खा गए। 2018 में स्पेन में ये दवा जब काफी लोग मारे गए तो लोगों ने, जब वैज्ञानिकों ने पता लगाने की कोशिश की कि लोगों की डेथ क्यों हुई, तो ये पता लगा कि ये जो बुखार की और दर्द की दवा खाते हैं, छोटी सी टेबलेट
500 मिलीग्राम की, मतलब आधे ग्राम की टेबलेट यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसको ये गंभीर बीमारी हो सकती है। तो स्पेन में जब लोगों की मौत हुई और मौत होने के बाद जब पता लगा कि ये जो एनाल्जीन नवल्जीन है इसके साइड इफेक्ट से लोग मारे गए हैं, तो इसके ऊपर स्पेन में भी 2018 में बैन लगाया गया। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे 100 सालों तक एक एलोपैथी की दवा जिसके गंभीर नुकसान है वो बिना किसी रोक टोक के पूरी दुनिया में बेची जा सकती है और पूरी दुनिया में कोई तंत्र नहीं है जो उसका अवलोकन करे। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि 100 सालों तक एक झूठ प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है। 100 सालों तक फार्मा कंपनी आपको मारने के लिए जहर बेच सकती हैं, आपको जहर खिला सकती हैं और उस जहर के ऊपर प्रमाणिक तरीके से ये लिख सकती है कि ये तो दवा है। दवा को जहर बनाकर बेचने का काम केवल फार्मा माफिया कर सकता है। आगे बुखार और सूजन के लिए जो एग्रानुलोसाइटोसिस का कारण बनी 1884 में, आज से लगभग 125 साल पहले 1884 में एमिनोफेनाजोल के नाम से एक साल्ट को खोजा गया। यह पता लगाया गया कि इस साल्ट को लिया गया तो बुखार और सूजन को कम करने का काम करता है। एमिनोफेनाजोल को जब 1884 में फ्रेडरिक स्टोलेज और लुडविग नार ने इसको जब खोजा तो 1897 में इसको जर्मनी की एक कंपनी ने पायरामाइडोन के नाम से एक एनाल्जीन नवल्जीन जैसी टेबलेट के रूप में कि ये बुखार कम करने का काम करती है, सूजन कम करने का काम करती है, दर्द को दूर करने का काम करती है, इसको बेचना शुरू किया। और केवल जर्मनी में नहीं बिकी है, पूरी दुनिया में इसको बेचना शुरू किया कि बुखार की ये रामबाण दवा है, जैसे एनाल्जीन और नवल्जीन को बेचा गया। तो 125 सालों तक ये दवा बिकती रही। 1999 में जब ये एमिनोफेनाजोन कि अलग अलग ब्रांड नाम से जो पूरी दुनिया में बेचे गए, जब इसके बारे में ये पता लगा कि ये एमिनोफेनाजोल तो लोगों के शरीर में एग्रानुलोसाइटोसिस जैसी गंभीर बीमारी पैदा करने का कारण बनती है, तो सबसे पहले 1999 में एफडीए ने इसके ऊपर बैन लगाया। लेकिन एफडीए के बैन लगाने से पहले भी 115 सालों तक बुखार के नाम पर यह गंभीर साइड इफेक्ट वाली दवा बिकती रही। मतलब मैं इसको यूं कहूं कि फार्मा माफिया के षड्यंत्र से दवा के नाम पर जहर बिकता रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। तो सबसे पहले 1999 में एफडीए ने अमेरिका में इसको ऊपर बैन लगाया। उसके बाद फ्रांस ने, थाईलैंड ने, भारत ने, जापान ने इसके ऊपर बैन लगाया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं अफ्रीका के या दूसरे जहां पर ये फार्मा माफिया लोगों को गिनी पिग समझते हुए, उनके ऊपर टेस्टिंग ट्रायल करते हुए, उनके ऊपर प्रयोग करते हुए, उनसे लाभ कमाते हुए ऐसी हानिकारक दवाएं बेचने का काम करते हैं। अब अगर मैं और आगे चलूं और आगे की मैं बात करूं तो ऐसी एक नहीं हजारों लाखों दवाएं हैं जो पहले बनाई जा चुकी, 100 साल तक, 30 साल तक, 20 साल तक, 10 साल तक ये कहकर बेची जाती रही कि इसके तो बहुत फायदे हैं, इसके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है, हमने तो इसका ट्रायल कर लिया। और कमाल की बात देखिए, एक दवा का ट्रायल यदि अमेरिका में होता है 100-200 आदमियों के ऊपर, तो उस दवा के तात्कालिक परिणाम को ही सब कुछ मानकर पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों के ऊपर वो परिणाम थोप दिए जाते हैं। लेकिन जब साइड इफेक्ट की बात आती है तो साइड इफेक्ट अगर अमेरिका में हो तो फार्मा कंपनी कहती है कि अमेरिका में साइड इफेक्ट हुए हैं, स्पेन में तो नहीं हुए ना, जापान में तो नहीं हुए ना, जर्मनी में तो नहीं हुए ना। तो साइड इफेक्ट की जब बात होती है तो उसको पूरी दुनिया में, पूरे देश में स्वीकार नहीं किया जाता। तो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है फार्मा लॉबी का। एलोपैथी की जो दवा हम खाते हैं वो छोटी सी दवा, आप ये मत सोचिए कि ये छोटी सी दवा कोई नुकसान नहीं करेगी, ये हमारे पेशाब के रास्ते, हमारे मलमूत्र के रास्ते निकल जाएगी और इसको सब खाते हैं तो मैं भी खा लूं। देखिए, ये फार्मा लॉबी का षड्यंत्र है। फार्मा लॉबी की एलोपैथी की दवा जो आज लॉन्च हुई है वो 10 साल में, 20 साल में, 5 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 125 साल में उसके ऊपर बैन जरूर लगता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट के जब दवा बनाते हैं तो उस समय पता नहीं लगता, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो साइड इफेक्ट का पता लगता है। और ये जो जीन्स में बदलाव आता है, ये जो खून के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल की कमी होती है, ऐसी बीमारियों का तो पता भी सामान्य तौर पर बहुत अधिक नुकसान होने के बाद लगता है। इसलिए एलोपैथी की कोई भी छोटी से छोटी दवा आप खाएं
तो चिंतन जरूर करें, सोचे जरूर कि क्या इस दवा के बिना भी आपका काम कर चल सकता है। एलोपैथी की दवा का साइंस 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना है। ये दवाएं 10 साल, 20 साल दी जाती हैं। फार्मा कंपनियां अपना लाभ उठाती हैं। फार्मा कंपनियां लाभ उठाने के बाद जब तक इनकी हानियों का पता लगता है तो तब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी होती है। जब लोग कहते हैं कि हमें इससे नुकसान हुआ, तो जो सरकारों की जितनी एजेंसियां हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक चेतावनी पत्र जारी कर देते हैं और वो जो लेबल जिसमें बहुत बारीक अक्षरों में 50 लाइन लिखी हुई है, उसमें एक लाइन और जुड़ जाती है कि इस दवा से हार्ट को, लीवर को, किडनी को खतरा हो सकता है, आप मर सकते हैं, जिसको आप कभी पढ़ते नहीं है। आप केमिस्ट के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यदि आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद इतना पुराना है, इतना शाश्वत है कि आयुर्वेद के त्रिफला के, आयुर्वेद की किसी भस्म के, आयुर्वेद की किसी औषधि के गुण जो आज से 1,96,08,53,121 वर्ष पूर्व महर्षि चरक सुश्रुत ने लिखे, वो आज भी ऐसे ही हैं। और मैं यदि कहूं कि जिसको 1,96 करोड़ के ऊपर यकीन नहीं हो, तो महर्षि चरक सुश्रुत की जो पांडुलिपियां हैं, इसको आधुनिक विश्व भी यह मानता है कि कम से कम 3000 साल पुरानी तो हैं। तो 3000 सालों से महर्षि चरक सुश्रुत ने जो लिखा, जो आयुर्वेद में है, उसमें कोमा और फुल स्टॉप को भी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो लाभ आंवला के, एलोवेरा के, मेथी के, हल्दी के 1000 साल पहले थे, वो आज भी हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो दवाएं हैं, ये तो निर्धारित मात्रा में साइड इफेक्ट करते हैं। आयुर्वेद की कोई चीज आप मात्रा से कई गुना ज्यादा भी आपने आंवला खा लिया, एलोवेरा खा लिया, तो प्रकृति ने हमें वो ऐसे लपेट कर दी है कि वो साइड इफेक्ट नहीं करती। तो इसलिए एलोपैथी की कोई भी दवा आप खाएं तो सावधान जरूर रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।